हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। अगले 2 से 3 चैप्टर इसी सेल मेम्ब्रेन पर होंगे। तो देखो, सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो फंजाई की हो, चाहे वो बैक्टीरिया की हो। आज हम सेल वॉल के बिल्कुल नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सभी, चाहे वो पादप कोशिका है, चाहे वो जंतु कोशिका है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक की है, चाहे वो यूकैरियोटिक की है, सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और बिल्कुल जरूरी है सेल मेम्ब्रेन का पाया जाना, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फिर अंदर का जो फ्लूइड है, कि जो पूरा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर और ऑर्गेनेल्स हैं, वो सब किसके द्वारा घिरे हुए रहेंगे। इसलिए सेल मेम्ब्रेन, आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से, कि सेल वॉल तो प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सभी प्रकार की कोशिकाओं में आवश्यक रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। तो इसमें बेसिकली 2 चीजें हैं अगर हम देखें तो। एक तो इसमें देखिए, ये संरचना है जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, ये संरचना कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, और एक ये जो ऊपर की तरफ ये बना है मैंने इस तरह से, कुछ ये है, ये है, ये है, ये है, सबको समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि सेल मेम्ब्रेन की जो खोज है या जो नाम है वो वही नेगेली एंड क्रेमर के द्वारा दिया गया। सेल मेम्ब्रेन किसने दिया? नेगेली एंड क्रेमर के द्वारा। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर होती है। देखो, लिपिड बाइलेयर कैसे है? देखो, एक लेयर तो ये हो गई लिपिड की, और दूसरी लेयर ये हो गई। यानी कि अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है आपको, ऐसे, इस तरह से। तो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। इसमें मेनली 2 ही चीज होती है, एक तो होता है लिपिड और एक होती है प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन। लिपिड जो है वो इस प्रकार की संरचना में होता है। तो लिपिड के अंदर 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी। इस वाले सिरे को हम कहते हैं हेड, और ये जो दोनों सिरे दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड की 2 चेन है यहाँ पर, फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड की 2 चेन है, एक चेन ये है, एक चेन ये है। दोनों चेन ग्लिसरॉल के द्वारा, यानी कि जो हेड होता है ना, ये हेड, ये ग्लिसरॉल का होता है। तो ग्लिसरॉल के द्वारा ये दोनों चेन आपस में जुड़ी हुई है। अब अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ग्लिसरॉल जो है वो बाहर की तरफ है। देखिए, ग्लिसरॉल बाहर की तरफ है। इधर देखो, यहाँ पर आएगी हम इधर, तो यहाँ पर होगा साइटोप्लाज्म, और इधर जाएंगे तो इसके ऊपर होगी सेल वॉल। अगर पादप कोशिका है, फंजाई सेल है और बैक्टीरिया कोशिका है, तो सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ गैप होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किस किस के बीच में? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है थोड़ा सा, उस गैप को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें भी दुनिया भर के अलग अलग तरह के जंक्शंस और वो सब पाए जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं केवल सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो ये इधर की जो साइड है ना, ये सेल वॉल की तरफ की साइड है, और इधर की जो साइड है ये साइटोप्लाज्म की तरफ की साइड है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर और ये बाहर की तरफ, दोनों के साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में होती है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, जो हेड साइड है, ये हेड साइड है, ये हेड साइड है। तो हेड साइड जो है ना, ये होती है इधर तो सेल वॉल की तरफ, और इधर निकली होती है साइटोप्लाज्म की तरफ।
तो हेड साइड जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये जल के अणुओं में या जल के अंदर घुलनशील होती है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन एम्फीपैथिक, एक वर्ड होता है भाई एम्फीपैथिक नेचर की होती है, एम्फीपैथिक नेचर की। तो एम्फीपैथिक नेचर क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब है जल स्नेही, ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरोधी, दोनों समूह पाए जाते हो तो उसे हम कहते हैं एम्फीपैथिक नेचर। तो देखो यहां पर जो ये लिपिड है, इनकी जो फॉस्फोलिपिड है जो इसके अंदर पाया जाता है, ये दोनों नेचर रखता है। हेड समूह, जो हेड ग्रुप है ये ग्लिसरॉल से बना हुआ है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो फैटी एसिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो दोनों प्रकार के नेचर ये रहता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के ग्रुप इनके अंदर पाए जाते हैं। अब मेनली जो लिपिड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि लिपिड्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। लिपिड्स, तो देखो पहले तो लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन से होते हैं? देखिए फॉस्फोलिपिड्स में होते हैं फॉस्फेटाइडिल एथेनोलेमीन, फॉस्फेटाइडिल एथेनोलेमीन। दूसरा होता है फॉस्फेटाइडिल फॉस्फेटाइडिल कोलिन। तीसरा होता है फॉस्फेटाइडिल, एक वही बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसका नाम होता है इनोसिटोन, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोन। सीरीन, और एक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है फॉस्फेटाइडिल, लेकिन पाया जाता है और इसका काफी बड़ा रोल होता है सेल सिग्नलिंग में। सेल सिग्नलिंग, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोन। और देखिए दूसरे नंबर पर जो लिपिड्स होते हैं वो होते हैं वही कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बड़ा अहम रोल होता है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल। और जो तीसरा जो लिपिड है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये लिपिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखो अगर हम देखें तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये ग्राम नेगेटिव होती है, क्योंकि जितने भी ये लिपिड्स हैं ये सब एसिड्स है ना, ये फैटी एसिड्स है ये सब। तो एसिड्स होते हैं तो ये जब एच आयन त्याग देते हैं तो उसके बाद ये नेगेटिव आयन बनता है। तो सीधी सी बात है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो लिपिड्स आपने देख लिया भाई, लिपिड के अंदर दो चीजें हैं, एक तो हेड है, एक टेल है। ये इसकी टेल होती है और ये दोनों प्रकार का है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक जो सिरा होता है ये साइटोप्लाज्म और उधर सेल वाल की तरफ होता है, और जो हाइड्रोफोबिक सिरा है ये वाला, ये इसके बीच में होता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर ना एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि बाहर की साइड दोनों तरफ तो ये होता है जल में घुलनशील, है ना, कोई भी चीज है जल में घुल जाती है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, जल के अणुओं के साथ ये क्रिया कर लेता है। लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है। अब देखो कोई भी चीज जो बाहर से अंदर आनी है या अंदर से बाहर जानी है वो लिपिड के साथ ही अंदर जाएगी और लिपिड के साथ ही बाहर आएगी।
अगर ये लिपिड उल्टा हो जाता कि हाइड्रोफोबिक सिरा बाहर होता और जो हेड सिरा है वो अंदर की तरफ होता, तो कभी भी मॉलिक्यूल्स जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा पाते। ठीक है, तो ये है फॉस्फोलिपिड्स। अब कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? वो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर है, बीच बीच में पाया जाता है, ज्यादा नहीं पाया जाता। देखो ये जो टोटल है ना, ये करीब 25 to 80% तक होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो अबाउट 17% होता है और ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये केवल 7% होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? देखो कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसकी फ्लूइडिटी को बनाए रखता है। जिस प्रकार की ये मेम्ब्रेन है, इसका जो मॉडल जो दिया गया था सेंगर निकलसन द्वारा, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, तो ये वही स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी कि इसमें जो लिपिड्स और जो प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं ये फ्लूइड के रूप में होते हैं। जैसे हम कहें कि भाई जल के अंदर अगर बर्फ तैर रही है तो बर्फ का कुछ हिस्सा तो जल के बाहर होता है और कुछ हिस्सा जल के अंदर होता है। तो इसमें भी प्रोटीन यानी कि जो लिपिड होता है ना, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसी प्रकार से नजर आते हैं। देखो ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, ये सब आपको इस तरह ही नजर आएंगे जैसे समुद्र के अंदर कोई द्वीप हो या फिर पानी में गिरी हुई बर्फ हो। इसलिए इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड इसलिए है क्योंकि ये हमेशा इस तरह से रहता है कि इसमें चेंजिंग होती रहती है। यानी कि जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं ना, ये अपने स्थान चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा फ्लूइड भी नहीं होते कि ये बह जाएं और इतने ज्यादा सॉलिड भी नहीं हो सकते कि ये ठोस हो जाए। तो देखो दोनों कंडीशन को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई सेल बहुत अधिक तापमान पर रह रही है तो वो कभी, देखो लिपिड है, आप जानते हैं लिपिड है, अधिक टेम्परेचर पर लिपिड बह जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और कभी भी सेल मेम्ब्रेन को बहने नहीं देता। दूसरी कंडीशन देखिए, मछलियां जो है वो 0 डिग्री तापमान पर भी जीवित रहती हैं। हम अगर 0 डिग्री तापमान पर हैं तो मर जाएंगे, लेकिन मछलियां रहती है क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो हीट देता है, कई जगह पर हीट एब्जॉर्ब करता है, कई जगह पर हीट जनरेट करता है। तो हीट जनरेट करता है जिससे जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो जम नहीं पाती है, और जब सेल मेम्ब्रेन नहीं जमेगी तो सीधी सी बात है कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और मछलियां जीवित रहती हैं। तो लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, दोनों टेम्परेचर पर जीवित रखने के लिए जरूरी होता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, तरलता है, वो बनी रहती है। ठीक, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड ही है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर, मतलब एक तरह से ये बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं मानव के अंदर, जैसे हम कहें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। कोलेस्ट्रॉल से ही इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स ये है भाई, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स प्लस स्प्रिंगोलिपिड्स ये बनाते हैं लिपिड राफ्ट। अब लिपिड राफ्ट तो देखो कोई लिपिड राफ्ट, तो लिपिड राफ्ट के अंदर ग्लाइकोलिपिड होते हैं प्लस स्फिंगोलिपिड होते हैं। अच्छा यहां पर एक भूल गया मैं, पांचवा और होता है ई, जिसको हम स्फिंगोलिपिड कहते हैं, ई स्फिंगोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड प्लस स्फिंगोलिपिड मिलकर बनाते हैं लिपिड राफ्ट। ये आप देख रहे हैं पतवार की तरह काम होता है। राफ्ट में पतवार होती है, जिसको वो चलाते हैं, नाव चलाते हैं, पतवार की तरह होता है। तो लिपिड राफ्ट का निर्माण करते हैं कौन? ग्लाइकोलिपिड प्लस स्फिंगोलिपिड। तो राफ्ट के साथ ही मतलब जो लिपिड या प्रोटीन्स होते हैं ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। देखो जी प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं? पहला तो होता है इसके अंदर लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। दो ही भाग होते हैं इस मेम्ब्रेन के, एक लिपिड और एक प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन कौन सी है? देखो प्रोटीन इसमें दो प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। एक तो है भाई ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो यहाँ पर है, एक आपको दिखाई दे रही है इंटीग्रल प्रोटीन जो यहाँ पर है। ये आप देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूं
एक तो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरी होती है पेरिफेरल प्रोटीन। अगर हम हिंदी में कहें तो भाई इसका नाम होता है समाकलित प्रोटीन, समाकलित प्रोटीन, और इसको हम कहें तो ये होती है परिधीय प्रोटीन। ठीक है, देखो क्या होती है इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है और परिधीय प्रोटीन क्या होती है। तो देखो इंटीग्रल प्रोटीन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है तो ये मेम्ब्रेन के आर पार निकली हुई है। इधर ये साइटोप्लाज्म से जुड़ी हुई है और इधर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो बनेगा यहाँ पर इनकी सेल वॉल के नीचे खुलती है। ऐसे ये देखो ये यहाँ निकल रही है और ये इधर निकल रही है। तो यहाँ पर देखो ये दो प्रकार की प्रोटीन है, एक ये है भाई देखो पेरिफेरल प्रोटीन, ये प्रोटीन केवल यहीं तक है, आगे नहीं गई है। ऐसे देखो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन केवल यहीं तक रह गई, आगे नहीं आई। तो ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के आर पार होती है, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं इनको, ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के आर पार होती है उन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या समाकलित प्रोटीन। ये बेसिकली देखो ये चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन का मतलब है कि देखो ये यहाँ पर लिपिड है, ये लिपिड है, बीच में है फैटी एसिड, ठीक है, यानी ग्लिसरॉल है और बीच में फैटी एसिड है। तो कुल मिलाकर देखो बात यह कि सेल मेम्ब्रेन से होकर कोई भी पदार्थ जो बड़ा अणु है डायरेक्टली नहीं आ सकता। केवल 2-3 तरह के अणु होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, CO2, H2O, ये डायरेक्ट आ जा सकता है। इसके लिए किसी भी और की आवश्यकता नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन आसानी से आ जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये इधर आ सकते हैं और यहाँ पर ज्यादा हो तो ये यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है, तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से होके नहीं आएगा। उसके लिए कुछ चैनल प्रोटीन्स बनाए गए हैं जिनसे होकर ही उसका आदान प्रदान होता है, और ये चैनल प्रोटीन एटीपी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनकी को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के ये नहीं चलेंगे। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं ये मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, और ये चैनल प्रोटीन या एक तरह से पोर्स का निर्माण करते हैं जिनसे होकर कोई पदार्थ मेम्ब्रेन के आर पार जाता है। ठीक है, दूसरे है पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखो जो केवल मेम्ब्रेन की एक तरफ ही होते हैं, दूसरी तरफ नहीं निकले होते हैं, इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं, इन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन को अलग करने के लिए हमें पूरी सेल को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। देखो ये तो आसानी से अलग हो जाएंगे एसडीएस पेज के द्वारा। ठीक है, और ये जो है ये आसानी से अलग नहीं होंगे, इनके लिए हमें पूरी सेल को तोड़ना पड़ेगा। तो ये है पेरिफेरल प्रोटीन। अब हम ये कहेंगे कि स्टडी किसके अंदर की गई है। अगर हम देखें तो भाई सबसे ज्यादा जो मोस्टली सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी की गई है वो आरबीसी के अंदर की गई है। आरबीसी ध्यान रहे, आरबीसी में सबसे ज्यादा स्टडी या सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है सेल मेम्ब्रेन की। क्यों की गई इसका आप सुन लीजिए। देखो पहली बात तो ये है कि आरबीसी के अंदर कोई दूसरे ऑर्गेनेल्स नहीं है, कुछ है ही नहीं है, इसलिए दूसरी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, दूसरी जो मेम्ब्रेन होगी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के, क्लोरोप्लास्ट के, उनसे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात इनके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं है कि इसमें बैक्टीरिया की सेल मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी या किसी और की मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको हम हाइपोटोनिक यानी कि जो अल्प पराशरी विलयन है उसमें रखें तो जल इसके अंदर प्रवेश करेगा, जिससे ये जल के द्वारा फट जाएगी और फटने के बाद जो आरबीसी है वो खाली हो जाएगी, मेम्ब्रेन बस केवल मेम्ब्रेन बचेगी, तो उससे हम कहेंगे घोस्ट आरबीसी। तो इस घोस्ट आरबीसी का यूज हम करते हैं इस स्टडी के। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या है।
देखो कार्य है नंबर एक, सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये सेल की पहचान करते हैं। मैं इधर से मिटा रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। कार्य क्या क्या है इसके, देखो फंक्शंस। नंबर एक, सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये कोशिका की पहचान करती है, सेल रिकॉग्निशन, कोशिकाओं की पहचान करती है। ठीक है, कैसे करती है, कैसे करती है भाई? देखो रिकॉग्निशन, मैंने बोल तो दिया है वर्ड कि रिकॉग्निशन करती है, पहचान करती है, लेकिन पहचान करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है, देखो इसमें जो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो पाए जाते हैं ना, ये सब जो संरचना है, ये इसकी एक रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेल आती है जो इसको इन्फेक्ट करेगी, मान लो कोई इन्फेक्ट करती है, उसको इन्फेक्ट करने के लिए इसके जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं या ग्लोबुलर प्रोटीन्स है या ये जो प्रोटीन्स है, इन सब प्रोटीन्स की जो संरचना है वो उसको पहचान के अनुसार होनी चाहिए, तब तो इन्फेक्ट कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। इसका मतलब सेल टू सेल रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 सेल सिग्नलिंग में काम आती है। सेल सिग्नलिंग, देखो सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है संकेत। सेल सिग्नलिंग, सेल को संकेत मिलता है। अब संकेत कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ये भी एक लंबा चौड़ा विषय है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इसके अंदर पाई जाती है। एक मैकेनिज्म कोई परफेक्ट नहीं है सेल के अंदर कि भाई इसके अकॉर्डिंग इसकी सिग्नलिंग होती है। सिग्नलिंग का देखो हल्का सा मतलब बताता हूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को मैसेज मिलता है कि वो इंसुलिन का निर्माण करें, यानी कि एक सिग्नल मिल गया ना कि भाई कैसे, किससे मिला कि जैसे हमने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, तुरंत उसे सिग्नल मिला अग्नाशय की बीटा सेल को, तो उसने इंसुलिन का निर्माण शुरू कर दिया। तो ऐसे दुनिया भर के पाथवे हैं या दुनिया भर की मैकेनिज्म है हमारी सेल के अंदर, जो दुनिया भर के सिग्नल्स को अपटेक करती है, इनकी लेती है और उसका जवाब देती है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट। ये तो आपको पता ही भाई कि इसमें होकर कोई भी चीज बाहर जाएगी या इससे कोई चीज बाहर जाएगी तो उसका जो रेगुलेशन है वो भी सेल मेम्ब्रेन से होता है, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन। नेक्स्ट, बाहर के सिग्नल रिसीव करती है, यानी कि आउटसाइड रिसीव आउटसाइड सिग्नल्स, यानी कि बाहर के जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करती है। नेक्स्ट नंबर, एक प्रवणता, विभव प्रवणता या प्रवणता मेंटेन करती है, प्रवणता मेंटेन करती है, बनाए रखती है, प्रवणता बनाए रखती है, प्रवणता बनाए रखती है। अगर प्रवणता नहीं होगी ना तो फिर मॉलिक्यूल का जो इंटरचेंज है वो बंद हो जाएगा, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, वो बंद हो जाएगा। दुनिया में जितने भी पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि निष्क्रिय अभिगमन होते हैं वो सभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होते हैं, हमेशा हाई से लो की तरफ होते हैं। तो मेम्ब्रेन इस कार्य को करती है, मेम्ब्रेन एक साइड में हाई तो एक साइड में लो बनाए रखती है, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। नेक्स्ट इज
सिग्नल का ट्रांसमिशन करती है, सिग्नल ट्रांसमिशन, यानी कि जिसमें खासकर नर्व सेल के अंदर होता है, तो नर्व सेल्स में ये सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं कि सिग्नल कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, वो सबका देखभाल कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, देखो यहाँ बताया तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है दो वर्ड है भाई, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइको लिपिड्स, अगर कहीं पर ग्लाइकोलिपिड लिखा हुआ है इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो देखो प्रोटीन के अंदर ये बहुत कई बार पूछा गया है, नीट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कि सेल मेम्ब्रेन से जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ जुड़ता है, तो वो जुड़ता है ईआर और गोल्गी कार्य के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती है उनसे कार्बोहाइड्रेट मोइटी या कार्बोहाइड्रेट कहाँ जुड़ता है, तो वो जुड़ता है भाई ईआर एंड गोल्गी बॉडी में। तो आज ये बेसिक स्ट्रक्चर थी सेल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी जो पहले हम हल्का सा लिपिड्स के बारे में और डिटेल से जाएंगे कि बाहर कौन सा होता है भीतर कौन सा होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेनली जो ये प्रोटीन्स हैं कि ये प्रोटीन्स कैसे कार्य करती है, ठीक है, कुछ इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर हम धीरे धीरे करके एक एक जो फंक्शन है जो वहाँ पर लिखाया है उस फंक्शन का हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लाइक, अगर अच्छा लगे वीडियो तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।